हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 23 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। हम यह करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है 15 से 16 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, तो बस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज के 23 जनवरी 2024 करंट दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है। तो हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है। कनाडा, जापान, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, मून स्नाइपर किसने उतारा है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है, मतलब इसको भेजा है तो जाक्सा ने भेजा है। ठीक है, तो जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है। अभी हाल ही में जापान ने मून स्नाइपर लॉन्च किया है, जिसके द्वारा जो है जापान चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। तो विश्व के 5 देश कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यूएसए था जो चांद पर पहुंचा, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पर चीन और चौथे पर अपना भारत, और 5वें पर कौन पहुंचा है, जापान। ठीक है, लेकिन अगर बात करें साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का विश्व का पहला देश कौन सा है, तो अपना भारत है। ठीक है, तो भारत जो है साउथ पोल पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बाकी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले 5 देशों में अगर 4 देशों की बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर कौन कौन से रॉकेट उतरे हैं, किस देश के, तो रूस के, यूएसए के, रूस का और चीन का, और चौथा जापान का। ये कहाँ पर उतरे हैं, तो ये नॉर्थ पोल पर उतरे हैं, और बाकी अपना भारत उतरा है साउथ पोल पर। तो इस हिसाब से भारत जो है साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश है। भारत जो है साउथ पोल पर कब लैंड किया था, तो भारत जो है लैंड किया था, चंद्रयान 3 मिशन भेजा था। और कब भेजा था, तो 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से भेजा था, तो इस रॉकेट का नाम है LVM-3 M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को। और चांद के साउथ पोल पर, ठीक है, तो चांद के साउथ पोल पर कब लैंड किया चंद्रयान 3, तो 23 अगस्त 2023 को यह लैंड किया था चांद के साउथ पोल पर। और जहाँ पे लैंड किया था उस स्थान का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, क्या नाम रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। और इस तारीख को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब सेलिब्रेट किया जाएगा, तो 23 अगस्त को अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अगर बात करें कि लूना 25 यह किस देश की जो है किस देश का साउथ मिशन था, मून मिशन था, तो यह लूना 25 यह था रूस का। ठीक है, रूस का यह मिशन था, चंद्र मिशन था। और यह जो है चांद के किस पोल पर उतरने वाला था, तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला था, लेकिन कुछ समय पहले ही यह ब्लास्ट कर गया। तो इसलिए रूस का यह मिशन अनसक्सेसफुल रहा, और भारत जो है उसी के 2 दिन बाद जो है भारत लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, साउथ पोल पर लैंड करने वाला। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है दूसरा, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपका सही जवाब हो जाएगा 9वां। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो फोर्ब्स गोल्ड, एक सेकेंड, हाँ, फोर्ब्स गोल्ड भंडार, ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश में पाया जाता है फोर्ब्स के अनुसार। तो सबसे पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे पर है जर्मनी, तीसरे पर इटली। अगर बात करें 9वें नंबर पर कौन है, तो 9वें नंबर पर अपना भारत है। तो फोर्ब्स के अनुसार देखेंगे सबसे ज़्यादा गोल्ड भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यूएसए में, दूसरे पर जर्मनी, तीसरे पर इटली, और 9वें नंबर पर अपना भारत है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है। तो WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है। युगांडा, सोमालिया, कार्बो वर्डे या दक्षिण अफ्रीका। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कार्बो वर्डे।
अब इसके बारे में देख लेते हैं और पूरी मलेरिया के बारे में जानकारी एक ही साथ एक ही वीडियो में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं WHO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर बात करें कि WHO के वर्तमान हेड कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस WHO के हेड हैं। अभी जो है WHO ने तीसरा अफ्रीकी देश मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया है? तो कार्बो वर्डे को घोषित किया है। तो बात करें कि अफ्रीका के 2 और कंट्री कौन कौन से हैं, तो पहला है मॉरिशस और दूसरा है अल्जीरिया। इसके बाद तीसरा कार्बो वर्डे है, जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। अब देख लेते हैं मलेरिया का वाहक, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, यह मलेरिया रोग का वाहक है। इसके बाद है आपका मलेरिया का वाहक कौन सा है? तो मलेरिया का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर है, जो कि अगर बात करें मलेरिया किसको प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह RBC को प्रभावित करता है। मलेरिया की दवा कौन सी है? तो यह कुनैन है, जो कि किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना वृक्ष से कुनैन दवा प्राप्त होती है, जो कि मलेरिया की है। अगर बात करें मलेरिया के टीके की, तो इसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स, ये भी आप याद रखेंगे। और अगर बात करें मलेरिया की खोज किसने करी थी, तो रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। बर्ड फ्लू मुक्त देश, बर्ड फ्लू मुक्त देश की बात करें तो अपना भारत है। अगर बात करें बर्ड फ्लू के वायरस का, तो H5N1 इसके वायरस का नाम है, जबकि स्वाइन फ्लू का नाम है H1N1। ट्रेकोमा मुक्त देश कौन सा है? अभी हाल ही में घोषित हुआ है, तो इराक घोषित हुआ है। नेक्स्ट है आपका रूबेला मुक्त रूबेला मुक्त देश कौन कौन से हैं? तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा भूटान और तिमोर लिस्ते को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है फोर्ब्स के अनुसार? अमेरिकी डॉलर, यूरो, कुवैती दिनार या जॉर्डेनियन दिनार? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुवैती दिनार। अब देख लेते हैं फोर्ब्स के अनुसार सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो यह है कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार में जो है कितना रुपए बनेगा? तो 270 रुपये बनेगा। और दूसरे नंबर पर सबसे महंगी मुद्रा है बहरीन दिनार और तीसरे पर ओमानी दिनार, ठीक है। तो फोर्ब्स के अनुसार 3 सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार, बहरीन दिनार, ओमानी दिनार, ये आप याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश को पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविस्योर का संबंध किससे है? तो हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश को पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविस्योर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस ए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, स्तन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर? तो हैविस्योर वैक्सीन का संबंध है हेपेटाइटिस ए से। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। तो हैविस्योर क्या है? यह देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। और किसकी वैक्सीन है? तो यह हेपेटाइटिस ए रोग की वैक्सीन है, ठीक है। अगर बात करें कि हैविस्योर को किसने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, तो कंपनी का नाम है हैविस्योर वैक्सीन का विकास किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स कंपनी। यह कहाँ की कंपनी है? तो यह हैदराबाद की कंपनी है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिपेटोलॉजी यह यकृत का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह थायराइड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छठवां प्रश्न है, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? नीलगाय, हिमालयन वुल्फ, अरुणाचली याक या जंगली भैंसा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालयन वुल्फ। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह इसका फुल फॉर्म होता है। IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। IUCN का हेड क्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। IUCN जो है एक बुक जारी करता है जिसका नाम है रेड डाटा बुक, यह जारी करता है। इस बुक में जो है बताया गया है
इसे जो है असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है, तो हिमालयन वुल्फ को शामिल किया गया है। हिमालयन वुल्फ को जो है तिब्बती भेड़िया भी कहते हैं। तो असुरक्षित श्रेणी में पहली बार किसे शामिल किया गया है? हिमालयन वुल्फ को, जिसे तिब्बती भेड़िया भी कहते हैं। और यह किस में शामिल किया गया है? तो रेड डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, ए व बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु और दिल्ली दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है। व्याख्या देखते हैं। तो विंग्स इंडिया 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। अगर विंग्स इंडिया 2024 की पहले थीम की बात करें तो इसकी थीम है अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, यह इसकी थीम है। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ 2023 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को और बेंगलुरु एयरपोर्ट को जो है सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? तो यह चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जबकि विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे की बात करें तो यह है कैंपगोड़ा हवाई अड्डा। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां प्रश्न, हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागालैंड, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 9वें क्रम का इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इस दिन जो है हॉर्नबिल पक्षी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो इसके संरक्षण के लिए पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें कि स्थापना 21 जनवरी को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को इन 3 राज्यों का निर्माण हुआ था, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो इन 3 राज्यों का जो है स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें कोकबरोक भाषा या कहाँ की मूल भाषा है? तो यह त्रिपुरा की मूल भाषा है। और अभी जो है हाल ही में ममानी फूड फेस्टिवल यह कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो ममानी फूड फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देख लेते हैं और जो है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो बिहार के बाद दूसरा जाति गणना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जाति जनगणना पहली बार किस राज्य ने शुरू किया था? बिहार ने। और अभी हाल ही में कौन शुरू कर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या है? तो जातीय जनगणना का उद्देश्य है सरकारी योजनाओं का सही व्यक्ति तक पहुंच करना। ठीक है, पहुंचाना, सरकारी जो योजनाएं हैं उसको सही व्यक्ति तक पहुंचा सके, इसके लिए जाति जनगणना कराई जा रही है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अभी हाल ही में जो है विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यह प्रतिमा स्थापित की गई है। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यह किसकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की यह प्रतिमा है, ये आप याद रखेंगे। और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 206 फीट है। ठीक है। पहली बार जो है जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में? तो मेयो के कार्यकाल में इसकी पहली बार जनगणना हुई थी। अगर बात करें दशकीय आधार पे पहली बार जनगणना कब हुई थी? किस आधार पे? दशकीय आधार पे या फिर वैज्ञानिक आधार पे पहली बार जनगणना हुई थी 1881 में। और किसके कार्यकाल में? तो रिपन के कार्यकाल में। ठीक है। अब आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जानकारी इसमें देखने वाले हैं। पर 10वां प्रश्न हमारा, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो राम मंदिर किस वास्तुकला यानी किस शैली में बना है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली या बेसर शैली। तो ये 4 शैलियाँ हैं। आपको बताना है कि अयोध्या में जो मंदिर निर्मित हुआ है वो किस शैली में बना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में पूरी व्याख्या।
मंदिर का जो है स्वरूप जो ढांचा था पहली बार जो है 1528 ईस्वी में तोड़ा गया था, जब बाबर भारत में आया था। ठीक है, तो मंदिर तोड़ा गया था कब? 1528 ईस्वी में। फिर इसके बाद क्या होता है, 1992 ईस्वी में मंदिर तोड़कर जो है 1528 ईस्वी में उस पर जो है मस्जिद का स्वरूप दे दिया जाता है, लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1528 में मंदिर तोड़ा गया। फिर इसके बाद जो मंदिर के ऊपर मस्जिद का स्वरूप दिया गया था, तो उस मस्जिद के स्वरूप को कब तोड़ा गया था? 1992 ईस्वी में जो है मस्जिद का स्वरूप तोड़ दिया गया था, ऊपर का ढांचा तोड़ दिया गया था। तो इसके बाद जो है फैसला कहाँ चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, लेकिन 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन थे उस समय? तो 9 नवंबर को 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई जी। इनके फैसले में जो है ये जो मंदिर का ढांचा तोड़ा गया था उसे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। फिर इसके बाद बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था 1992 में। फिर एक संवैधानिक पीठ बैठती है रंजन गोगोई की तरफ से, फिर इसमें जो है मंदिर को फिर से बनाने का फैसला सुना दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें 5 जज किसी भी मामले में अगर बैठते हैं तो वह जो है पीठ कैसी बन जाती है? संवैधानिक पीठ बन जाती है। तो मंदिर के पक्ष में जो है फैसला सुनाया गया 9 नवंबर 2019 को। तब इसके बाद जो है वहाँ पे रामलला का मंदिर बना, और मस्जिद के लिए जो है 5 एकड़ की भूमि जो है मस्जिद के लिए भी दान की गई है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी जी ने जन्मभूमि जहाँ पर थी वहाँ पे भूमि पूजन किया, और 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ। ठीक है, यानी कि कल। तो कल 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, और यह मंदिर जो है किस शैली में बनाई गई? तो नागर शैली में बनाई गई है। इसके बाद देख लेते हैं मंदिर का स्वरूप किस प्रकार से। तो मंदिर का ये स्वरूप होता है, आप देख सकते हैं, और जिसमें गुंबद होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शीर्ष भाग में, तो ये गुंबद होता है। और इसी तरह के आपको उत्तर भारत में जितनी भी मंदिरें मिलेंगी वो किस शैली में होंगी? तो नागर शैली में होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि शैली जो है कितनी प्रकार की हैं। तो तीन प्रकार की शैलियों के बारे में भारत में वर्णन मिलता है। तो नागर शैली का विस्तार कहाँ पे मिलता है? उत्तर भारत में। बेसर शैली का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो मध्य भारत में जितनी भी मंदिरें बनाई गई हैं वो बेसर शैली में है। जबकि द्राविड़ शैली का विस्तार कहाँ पे देखा जाता है? तो यह दक्षिण भारत में देखा जाता है। तो ये 3 शैलियों का विस्तार जो है अपने भारत में देखा जाता है। तो राम मंदिर के जो है किस शैली में बना है? तो नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने पूरे करंट अफेयर क्वेश्चन और उनके साथ व्याख्या को देख लिया है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।